हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है घड़ी क्लॉक। काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान है अगर आप चीज़ों को समझते हैं, अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि आपको कौन सा रूल्स लगाने हैं, कब कौन सा फॉर्मूला। 2-3 फॉर्मूला है इस टॉपिक में, आपको बस वो याद रखना है, बाद बाकी सारा काम आराम से हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये घड़ी का हमारा पार्ट नंबर 1 है। हो सकता है ये 2 से 3 क्लास चले, इवन हो सकता है 4 क्लास भी हो सकता है, या तो 3 क्लास या 4 क्लास में इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। आपको पता है ज़्यादा लंबी क्लासेस हम रखते नहीं हैं ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम ना जाए। तो 20-25 आधा मिनट का मैक्सिमम होता है, तो इसके अंदर में हम कंप्लीट करते हैं अपनी क्लासेस डेली का। ये हमारा डे नंबर 10 है। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 9 क्लासेस हो चुकी है दोस्तों। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि एक होता है सिलोजिज्म, एक होता है इनइक्वालिटी, एक है नंबर सीरीज, आपने कई बार देखा होगा, एक है अल्फान्यूमेरी। ये इतनी 4 टॉपिक जो है ना दोस्तों, मैं ऑलरेडी क्लासेस कर चुका हूँ, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सारी। वहाँ से आप देखिएगा, ये सारी टॉपिक आपने कर लिया दोस्तों एक बार, तो यहाँ से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ये 4 टॉपिक जो मैंने दिया है एकदम आसान भाषा में सिखाया है। इसके बाद आपका नंबर क्या कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहाँ से आपका नंबर एकदम से करेक्ट होगा। तो आपको बस देखना है, 2-2 क्लासेस है मैक्सिमम। सिलोजिज्म की शायद एक ही क्लास है, इनइक्वालिटी की 2 होगी, ऐसा करके नंबर सीरीज का 2 है और अल्फ़ाबेट का भी 2 है। तो आप लोग एक बार देखिएगा, इनके प्लेलिस्ट में जा कर के रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना है और किसका जीके का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आपका जो भी क्लासेस पेंडिंग है या रिवीजन करना हो तो आप एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एसएससी जीडी के नाम से बना हुआ है। एसएससी जीडी रीजनिंग का अलग है और एसएससी जीडी जीके जीएस करके बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। रीजनिंग की डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है और जीके की क्लास 9 बजे होती है और करंट अफेयर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो अगर आप हमारे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे इसका लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी, साथ ही जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसका भी। तो आप वहाँ से जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है वहाँ से आप हमें वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न है, आपको मैसेज देना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, एक बार थम्स अप करके सभी लोग फटाफट बता दीजिए कि हम रेडी हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, क्लॉक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी आप इसको नोट कर देना, नोट बना देना। घड़ी बात करेंगे, आप घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखो नोट नंबर 1, सुइयों के बीच का कोण उनके घूमने की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दक्षिणावर्त ध्यान रखना, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉकवाइज। घड़ी जो चलती है, घड़ी जिस दिशा में, उसकी सुई जिस दिशा में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कई बार एग्जाम में यूज होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त, और उसके अपोजिट अगर देखोगे तो उसको बोलेंगे वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कह रहा है नोट, सुइयों के बीच का कोण उनके घूमने की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में ही मापे जाते हैं। यानी कि सुइयों के बीच का जो एंगल नापते हैं, कोण नापते हैं, वो किस दिशा में नापेंगे, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के सुई की दिशा में ही नापेंगे सुइयों के बीच का कोण, उस एंटी क्लॉकवाइज नहीं नापेंगे। पहला क्लियर है यहाँ से, पहला नंबर का नोट। दूसरा देखो, डायल की परिधि का माप 360 डिग्री होता है। घड़ी का जो डायल होता है किस तरह का होता है, सर्कल आकार का होता है। इसका जो परिमाप होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। आपने पढ़ा होगा वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है और 2πr बराबर 360 डिग्री होता है। वृत्त का क्यों, क्योंकि घड़ी का जो डायल होता है दोस्तों वो तो ज़्यादातर घड़ी का, अब ये मत बोलना अभी कि मार्केट में अभी स्मार्ट वॉच वगैरह आ गया है, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था उस टाइम सिर्फ एक ही घड़ी था, कौन सा, डायल वाला, और वो सर्कल में जो आता है वो वाला। तो उसके बेसिस पे बनाया गया था, जितने भी रूल्स वगैरह थे वो उसके बेसिस पे ही बनाया गया था। ये सर्कल वाला जो है जिसका परिमाप कितना होता है, परिधि बोले
360 डिग्री होता है इसका परिधि। 360 डिग्री 2πr होता है, यह इसके बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, 2 नंबर का नोट क्लियर है। तीसरा देखो, नोट नंबर 3, परिधि 60 बराबर भागों में विभक्त होती है, अतः प्रत्येक भाग 6 डिग्री कोण के बराबर होता है। क्या कह रहा है, परिधि 60 बराबर भागों में विभक्त होती है, तो प्रत्येक जो होगा कोण कितने डिग्री के बराबर होगा, 6 डिग्री के बराबर होगा। देखो आप सभी ने घड़ी देखा होगा, ये बड़ा सा, यहाँ पे मान टेढ़ा हो गया तो घड़ी, चलो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखो 12, ये 1। अब इसके बीच में आपने 5 लाइन देखा होगा दोस्तों, कई बार देखा होगा ना, 5 मिनट का गैप होता है, 2 जो नंबर दिए होते हैं उसके बीच में 5, तो टोटल इस तरह से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाता है, वो टोटल मिला के 60 हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि ये जो परिधि है टोटल, ये जो टोटल परिधि है ये टोटल 60 भागों में डिवाइड है। ये 5 मिला के फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आता है, इस तरह से, तो टोटल मिला के ये 60 भागों में डिवाइड है। तो अगर हमने अभी पढ़ा था ये कितने डिग्री का होता है, परिधि 360 डिग्री का होता है, और ये कितने भागों में बट गया है 360 डिग्री, 60 भागों में बट गया है। तो यहाँ से हमारा कितने भाग का आएगा, प्रत्येक भाग जो होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। सवाल उठता है कि प्रत्येक भाग जो होगा कितना डिग्री का कोण बनता है, बनेगा 6 डिग्री का बनेगा। यही चीज यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रत्येक भाग जो होगा परिधि का वो 60 बराबर भागों में बटेगा। परिधि जो होगा वो टोटल कुल 60 बराबर भागों में बटेगा, और प्रत्येक डिग्री 6 डिग्री का कोण बनाएगा। सॉरी, प्रत्येक भाग 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे बनाएगा, परिधि कितना था तो टोटल 360 डिग्री, और टोटल भाग कितने डिवाइड हो रहा है, 60 में हो रहा है। यहाँ से कितना निकल के आएगा, प्रत्येक भाग जो होगा वो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, याद रखना, जो ये नोट दे रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो समझो, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी या फिर कोण आप कह सकते हैं। देखो घंटे, टोटल घंटे कितने होते हैं घड़ी में, 12 आवर होते हैं, 12 घंटे होते हैं टोटल। 12 घंटे को किस में डिवाइड करना है, बांटना है, कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री, क्योंकि जो परिधि था, घड़ी का जो परिधि होता है उसका कितना डिग्री का माप होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 12 घंटे का कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 12 यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। या फिर 1 घंटा को आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट भी रख सकते हो। हमें 1 मिनट में चाहिए था, हम घंटे को अब चेंज करेंगे किस में, मिनट में करेंगे। इसलिए हमें पता है, बच्चा को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट जो होते हैं वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। समझ गए, 60 मिनट को मतलब फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 मिनट में 30 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में बताओ, इस 60 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, 30 बटा 60 हो जाएगा। 30 बटा 60 मतलब हाफ डिग्री का कोण बनाएगा, हाफ डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जो घंटे की सुई चलती है, या तो आप कह लीजिए कि हाफ डिग्री का कोण बनाती है या हाफ डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। जो नोट दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कुछ आपसे एंगल नहीं पूछेगा, समकोण नहीं पूछेगा, लंबवत नहीं पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे दे देगा, ये बोलेगा बताइए घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी या कोण कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए, आप देखते ही आंसर टिक करोगे हाफ डिग्री का। आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए या फिर निकालने के पीछे मत जाना, क्योंकि मैं नोट दे दिया हूं, आप याद करना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखो, अब नेक्स्ट क्या है, घंटे की सुई निकालिए, कितना होता है, हाफ डिग्री। अब बारी आई मिनट की सुई की। क्या कर रहे हैं, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी। टोटल घंटा मान के चलते 1 घंटा ये लिए है, 1 घंटा बोले या फिर 60 मिनट बोले, 1 घंटा या फिर 60 मिनट बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 60 यानी कि 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, यहाँ से मिनट की सुई
6 डिग्री का कोण बनाएगा। घंटे का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ज़्यादा देखो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान मत देना, लेकिन आप इसको लेकिन ज़रूर याद रखो। ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसको आप याद रख दो कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी या बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री का कोण होता है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो एक बार हाँ कि ना। और जितने लोग देख रहे हैं एक बार दोस्तों लाइक कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, हेल्प होता है आपके लिए, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो दोस्तों, यार सोचा मत करो। देखो तीसरा नोट जो था क्या है, सेकेंड की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी या बनाया गया कोण। 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट में भी 6 डिग्री था और 1 सेकंड में भी 6 डिग्री होगा, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों सुई यानी कि मिनट का और आवर का, घंटे का और मिनट का सुई 1 घंटे में 1 बार तथा 12 घंटों में 11 बार एक ही दिशा में होती है। ये देखो ये घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1। क्या कह रहा है, दोनों सुइयाँ मिनट और घंटे की सुई 1 घंटे में 1 बार तथा 12 घंटे में 11 बार एक ही दिशा में होती है। क्योंकि 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार 12 बजे ही दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में होती है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो 11 है और ये 1 है, इस दोनों के बीच में सिर्फ 1 बार, कब, यानी कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुइयां जो होती है क्या होती है, एक डायरेक्शन में होता है। 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे घंटे और मिनट की सुई जो होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है या फिर एक डायरेक्शन में होती है, इस तरह से। तो इसी वजह से ये टोटल 12 घंटे में 11 बार होता है। नहीं तो अगर इस बीच में कोई और होता तो यहाँ पे ये 12 बार होता, 12 बार फिर ये लंबवत होती, या फिर आप कह सकते हैं एक ही दिशा में होता। लेकिन 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही दोस्तों घंटे और मिनट की जो सुई होती है वो लंबवत होती है, या फिर कह सकते हैं एक ही दिशा में होती है। तो याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। दूसरा पॉइंट है, घंटे तथा मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार तथा 12 घंटों में 22 बार एंड 24 घंटों में 44 बार लंबवत होती है। घंटे तथा मिनट की सुई, घंटे छोटा सुई होती है और मिनट की सुई इससे थोड़ी बड़ी होती है और सेकंड की सुई इससे भी थोड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार, याद रखना 1 घंटे में 2 बार तथा 12 घंटे में 22 बार एंड 24 घंटों में 44 बार लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। नोट नंबर 3, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आसान मत समझना या फिर इग्नोर मत करना। क्या कह रहा है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 11 बार, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 11 बार आपस में मिलती है एंड 24 घंटों में 22 बार मिलती है। प्रत्येक 12 घंटे में दोस्तों घंटे तथा मिनट की जो सुई है 11 बार आपस में मिलती है और 24 घंटों में 22 बार मिलती है। नोट नंबर 4 क्या कहता है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे की सुई 11 बार एक दूसरे के विपरीत होता है। प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 11 बार आपस में लंबवत होती है। सेम चीज क्या है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे की सुई 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है एंड 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये नोट नंबर 4 था अपना। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नोट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। अब देखो, अब आते हैं दर्पण प्रतिबिंब। आपने इस तरह के कई बार एग्जाम में देखा होगा, आपसे पूछा गया होगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। कोई भी टाइम दे दिया जाता है, कई बार तो कुछ नंबर दे के बोल देता है 2 4 6 8, यहाँ पे प्रतिबिंब रख दिया और बोला इसका बताओ क्या दर्पण प्रतिबिंब, या फिर यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया दर्पण, बोला इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। कुछ भी दे सकता है, या घड़ी दे के बोल सकता है, नंबर दे के बोल सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है और आपके
लक के ऊपर है, कह सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन बनाता है, वो तो शिफ्ट के वाइज क्वेश्चन बहुत सारे बनाता है। अब कौन सा शिफ्ट में जाता है कौन सा क्वेश्चन, वो एग्जामिनर को भी नहीं पता होता। तो वो आपके लक के ऊपर है कि आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आता है। देखो, दर्पण प्रतिबिंब, सामने बना प्रतिबिंब, ये तब का है जब सामने होगा। ये इस तरह से कुछ घड़ी दिया जाएगा, इस तरह से ये आपको दर्पण रख देगा इस तरह से, और इसका प्रतिबिंब आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो 12 का प्रतिबिंब 9 बजे का, 9 बजा रहा है यहाँ पे, इसका जब यहाँ से दर्पण होगा, जब इसके इस साइड में जाएगा तो 9 का उल्टा हो जाएगा। जो चीज़ लेफ्ट में है वो राइट हो जाएगा। अप एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो दर्पण रखे हो वो उसके राइट साइड में रखे हो। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी राइट साइड में रखा गया है तो लेफ्ट एंड राइट वाला जो चीज़ें होगी ना, उसी में परिवर्तन आएगा। जब दर्पण को आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रखा गया हो तो जो जगह चेंज होगा किसका होगा, लेफ्ट या राइट साइड में जो एलिमेंट है उसका ही होगा। ऊपर और नीचे में जो दिया गया है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऊपर अगर 12 था तो बाद में दर्पण प्रतिबिंब बनने के बाद भी 12 ही रहेगा, और नीचे अगर 6 था तो दर्पण प्रतिबिंब के बाद ही नीचे 6 ही रहेगा। लेकिन यही अगर वर्टिकल नहीं देके हॉरिजॉन्टल देते, यानी कि दर्पण को नीचे रख दे ऐसे करके, तो फिर किसका चेंज होगा, जो ऊपर नीचे है दोस्तों इसका प्रतिबिंब में चेंजेस आएगा। लेफ्ट एंड राइट में जो चीजें है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर दर्पण को आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में दिया गया हो तो दर्पण प्रतिबिंब चेंज किसका होगा, लेफ्ट या राइट साइड में जो एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 9 और 3 है तो यहाँ पे चेंज हो गया। देखो 9 इस साइड कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, और 3 इधर राइट साइड में है। दर्पण प्रतिबिंब बनने के बाद क्या हुआ, 3 आ गया लेफ्ट साइड में और 9 चला गया राइट साइड में। क्या आप बताओ मुझे, 12 और 6 में कोई चेंजेस हुआ क्या? पहले भी 12 ऊपर था, अभी भी 12 जो है ऊपर ही है। पहले 12 6 नीचे था, अभी भी जो 6 है वो नीचे ही है। तो मैंने इसलिए कहा आपसे कि दर्पण प्रतिबिंब में जब भी दर्पण को लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में रखा जाए तो चेंजेस किस में होगा, जो लेफ्ट और राइट साइड में जो एलिमेंट है उसमें चेंज होगा। लेकिन अगर दर्पण को हॉरिजॉन्टली रख दिया जाए, यानी कि इस तरह से रख दिया जाए, तो फिर चेंज किस में आएगा, ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट है, यानी कि जो वर्टिकल में एलिमेंट है, ऊपर ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, जो ऊपर और नीचे के एलिमेंट है उसमें चेंजेस आएगा। लेफ्ट और राइट वाले में जो कुछ भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। याद रहेगा ये चीजें। देखो अब इसका मैंने एक नोट बना के दे दिया है, इसको आप याद रखना। या तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं निकाल सको, टाइम नहीं मिले, नहीं मुश्किल रहता है निकालना, तो आप याद कर देना इसका। देखो वास्तविक समय, मैंने यहाँ पे वास्तविक समय लिखा है और नीचे वाला जो है वो उसका प्रतिबिंब है। जैसे 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 11 होगा। ये देखो घड़ी है अपने पास, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे घड़ी थोड़ा अच्छा बनाओ, हाँ ये देखो ये 12 है, ये 11 है और ये 1 है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो प्रतिबिंब रखेंगे, ये प्रतिबिंब है अपना दर्पण वाला, तो क्या होगा, जब ये क्या कहा था मैंने, साइड में रखा गया ना, लेफ्ट या राइट, तो चेंजेस किस में आएगा पहले बताओ, चेंजेस किस में आएगा, लेफ्ट या राइट में जो एलिमेंट है। तो देखो 11 का जो है पहले यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा और इधर से 11 इधर चला जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो वहाँ सेम चीज़ लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दिया है और उसका ये प्रतिबिंब दिया गया, सॉरी वास्तविक समय दिया गया है और उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा वो नीचे लिख दिया है। 1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 11 हो जाएगा। 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, 10 होगा। 3 का प्रतिबिंब 9 हो जाएगा। 4 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 8। 5 का प्रतिबिंब 7। 6 का प्रतिबिंब 6 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 6 और 12 का प्रतिबिंब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये देखो याद रखना, ये दर्पण के लिए है, ठीक है। दर्पण जब लेफ्ट साइड या राइट साइड में रखा हो उस कंडीशन के लिए है। 7 का प्रतिबिंब 5 होगा। 8 का प्रतिबिंब 4 बनेगा। 9 का प्रतिबिंब 3 बनेगा। 10 का प्रतिबिंब 2 बनेगा। 11 का 1, 12 नो चेंजेस। 12 का 12 ही रहेगा। मैंने हाई स्टार्ट कर दिया है। 12 और 6 का जो प्रतिबिंब है एज इट इज रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, यदि दिए गए वास्तविक समय में से 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटा दे, अच्छा वास्तविक समय को 11:60 यानी कि 12, लेकिन घटाने में आसान हो
तो इस वजह से हम 11 से 60 देते हैं। अभी बताता हूँ क्यों देते हैं। यदि दिए गए वास्तविक समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटाया जाता है तो सदैव घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। देखो ये जो मैंने दिया हुआ है नोट, ये तो तब के लिए है जब पूरा पूरा सिर्फ टाइम दिया गया हो। मान के चलो आपसे पूछ दे कि बताओ 8 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो अब तो आप ये इससे याद रखोगे, बता दोगे कि उसका दर्पण प्रतिबिंब 4 होगा। अगर 11 का पूछे कि बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कह सकते हो 1 होगा। लेकिन भैया अगर आपको दे दे कि 10:25 का बताओ, तब तो ये वाला रूल काम नहीं करेगा। अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई 10:25 का बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तब क्या करोगे? तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास। इसको क्या करेंगे हम 11:60 में से माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ चाहे तो हम 12 भी दे सकते थे, 12:00, लेकिन यहाँ पे घटाने में दिक्कत होगी, इस वजह से हमने 11:60 दिया है। और 11:60 का मतलब भी तो दोस्तों 12 बजना ही होता है। 11:60 का भी तो मतलब 12 ही होता है ना, तो हमने 11:60 दे दिया ताकि हमें घटाने में आसान हो। अब उसके बाद कोई सा भी डेट पूछे, कोई सा भी टाइम का पूछे, डेट का नहीं टाइम का पूछे, आप आराम से निकाल दोगे। कैसे? देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 माइनस वास्तविक समय। 11:60 में से क्या करना है, वास्तविक समय को माइनस कर देना है। अब मान के चलो हमने दिया था 10:25, अब बताओ कि 10:25 का क्या करेंगे, वास्तविक समय प्रतिबिंबिक समय क्या होगा, तो क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे किसको, 10:25 को माइनस कर देंगे। देखो 60 में से 25 गया, कितना आ गया, 35 आ गया, और इसमें से 1 आ गया। तो 10:25 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1:35 इसका प्रतिबिंब होगा। 10:25 का प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब 1:35 इसका सही आंसर होगा। क्यों, हमने जो रूल्स बताया है, आपको रूल्स बताया है, रोज 11:60 में से माइनस करना है, जो दिया गया टाइम होगा वो, तो आपके पास आ जाएगा क्या, प्रतिबिंब आ जाएगा। दूसरा देखो नेक्स्ट क्या है, बट यदि समय 11 बजे से 12 बजे के बीच हो तो प्रतिबिंब समय 23 में 60 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो तब लगेगा जब 11 बजे और 12 बजे के बीच को छोड़ के कोई सा भी टाइम दिया हो, तो आप 11:60 में से माइनस कर दोगे किसको, वास्तविक समय को। लेकिन दोस्तों आपको अगर 11 बजे और 12 बजे के बीच में कोई समय दिया गया हो, तब क्या करोगे, तब निकालने के लिए 23 से 60 में से माइनस करोगे। 23:60 में से दिया गया टाइम जो है उसको जो लिखोगे, माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या, प्रतिबिंब बना हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 11:25 का, चलो इस बार लेते हैं 11:35 का। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 23:60 में से 23:60 में से माइनस कर देंगे किसको, 11:35 को। 60 में से 35 गया 25, और 23 में से 11 चला जाएगा तो 3 में से 1 2, 2 में से 1, यानी कि 12:25 इसका आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज़ें। अगर आपके पास 11 से 12 के बीच का टाइम दिया गया हो तो आप किस में से माइनस करोगे, 23:60 से। और अगर इसके अलावा कोई सा भी टाइम दिया गया हो और आपसे उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो किस में से माइनस करोगे, बोलो 11:60 में से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी रोकने वाला आपका नहीं होगा, विद इन 30 सेकेंड आप आराम से आंसर कर सकते हो। बोलो दोस्तों चीजें समझ आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ हाँ या ना। क्या आपको दोस्तों चीजें समझ आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ यस और नो, हाँ कि ना। अगर समझ आ रही है तो जल्दी से बताओ हाँ या नहीं, जो भी हो। अगर चीज़ें समझ आई या कोई डाउट हो तो आप बताओ, एक बार मैं देखता हूँ क्या आपका डाउट है। अगर कोई आपको आफत हो, कोई मुश्किल हो दोस्तों, कोई परेशानी हो, आपको कोई दिक्कत हो यहाँ तक, तो आप मुझे बताइए। क्या आपको कोई आफत है क्या, कोई मुश्किल है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया है। मैंने एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, सारे रूल्स मैंने बता दिया है, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई आफत होनी चाहिए। तब भी अगर आपके पास कोई आफत है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप आराम से बताइए कमेंट में, मैं देखता हूँ अगर क्या आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो यही चीज़ हमने पढ़ा है।
क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 8:45 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्या कहा था मैंने, 11 से 12 के बीच का अगर पूछता है, इसको छोड़ करके अगर आपसे दोस्तों कोई दूसरा टाइम का पूछता है दर्पण प्रतिबिंब, तो आप क्या करोगे, 11:60 में से उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, 8:45 का पूछ रहा है ना, तो 11:60 में से 8:45 को माइनस कर दिया, 60 में से 45 गया तो 15 आ गया, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया। 8:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया, 3:15, या फिर 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 8:45। देखो दिखा देते हैं, 11:60 में से माइनस करेंगे किसको, 3:15 को माइनस करो, क्या बचेगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखो 8:45 का भी रूल लगाने पे क्या आया, माइनस करने पे कितना आया, 3:15 का दर्पण 8:45, और 8:45 का दर्पण प्रतिबिंब कितना आ रहा था, 3:15। तो एकदम से आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखो 10:25, अभी हमने किया ही था, 10:25 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 11:60 में से 10:25 को माइनस करेंगे, 60 में से 25 गया 35, 11 में से 10 गया 1, तो 10:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 1:35। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, 12:35 पे इसका ये रूल्स बताया था, अगर आपके पास टाइम दिया गया हो 11 से 12 के बीच का, या 11 से 1 के बीच का, 11 से 1 के बीच का टाइम दिया गया था, तो हम किसको निकालते थे, 23 से 60, 23:60 में से माइनस करते थे, आपका आंसर आ जाएगा। 12:35 का 23:60 माइनस का 12:35, 60 में से 35 गया 25, और 23 में से 12 गया तो 11, इस सवाल का आंसर आएगा। बोलो हाँ कि ना। क्या आपको चीज़ें समझ आ रही है, कोई दिक्कत है क्या आपको। 11:55 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो 23:60 माइनस कर देंगे किसको, 11:55 को, 60 में से 55 गया तो 5, यानी कि 5 मिनट, 0.5 लिखो या 5 लिखो, बात बराबर है। 23 में से 11 गया तो 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहा था, याद रखना, जितने रूल्स बोले हैं, जितने नोट दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट का, आप उसको याद रखना, भूलना मत। नोट क्या है एक और, यदि प्रतिबिंब समय दिए गए हो तथा वास्तविक समय ज्ञात करना हो, तब भी यही नियम लगेगा। मैंने अभी आपको बताया था, ये ऊपर वाला जो था 8:45 वाला, 8:45 का जब हम 11:60 में से माइनस कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 3:15 आ रहा था। सेम चीज़ हमने 3:15 के लिए किया था कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मैंने किया था ना, 11:60 में से माइनस किए थे किसको, 3:15 को, तो यहाँ पे कितना आया था 45, और यहाँ पे 8। तो मतलब अगर कोई समय दे के आपसे दर्पण प्रतिबिंब निकाले, या फिर आपसे बोले दर्पण प्रतिबिंब दे करके कोई समय निकलवाए, तो दोनों कंडीशन में यही रूल्स लगेगा, 11:60 में से माइनस कर देना, या फिर 23 से 60 में से माइनस कर देना। दोनों में से एक, दोनों के टाइम में केस में एक ही रूल्स लगेगा। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 9:40 का समय हो तो उसका वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। आपसे उल्टा पूछ लिया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं है, चाहे अब दर्पण प्रतिबिंब पूछो या फिर हमसे वास्तविक समय पूछो दर्पण प्रतिबिंब दे करके। तो 11:60 में से किसको माइनस करेंगे, 9:40 को, तो 60 में से 40 गया तो 20 बच गया, 11 में से 9 गया तो 2 बच गया, ये इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा। 11:60 में से माइनस कर दिए तो अब चेक करने के लिए देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 2:20 आ रहा ना, तो 11:60 में से अगर हम माइनस करेंगे किसको, 2:20 को, तो हमारे पास इसका दर्पण प्रतिबिंब आना चाहिए 2 का, क्या आएगा, 60 में से 20 गया तो 40, 11 में से 2 गया तो 9, तो 9:40 का दर्पण प्रतिबिंब 2:20 होगा, या कह सकते हैं 2:20 का दर्पण प्रतिबिंब 9:40 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 12:25 का समय हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। 12:25 यानी कि 11 से 1 के बीच का जो था वो क्या रूल था, 23:60 में से माइनस करना था, तो माइनस कर देंगे, 23:60 माइनस 12:25, 60 में से 25 गया 35, और 23 में से 12 गया तो 11:35, इसका आंसर
हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 12:35 दर्पण प्रतिबिंब है वो किसका है, 11:35 का। 11:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 12:25 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, कई बार स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं कि सर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल के लिए मार्केट का बेस्ट बुक जो है मैं प्रैक्टिस के लिए आप सभी को दे ही रहा हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है। बेस्ट बुक है 80 पैटर्न प्रश्न पर, लेटेस्ट पैटर्न। आप सभी को पता होगा जीडी का पैटर्न चेंज हो गया है। 80 क्वेश्चन था, 1 घंटे का था रहता है और 160 मार्क्स का अब से होगा। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन का था, लेकिन अब से पैटर्न चेंज हो गया है। तो उसके लिए बेस्ट पेपर, सॉल्ड पेपर कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 20 सॉल्ड पेपर मिल जाएगा। 20, 19, 15, 13 सारे के सारे मिल जाएंगे। और आपको 12 जो है दोस्तों, सॉरी 20 सॉल्ड प्रैक्टिस सेट ये मिलेगा और 12 सॉल्ड पेपर मिलेगा। 20 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा किस पे, बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न बेस पे, यानी कि 80 क्वेश्चन के इस पैटर्न पे। और 12 प्रश्न जो है दोस्तों सॉल्व पेपर मिलेगा आपको प्रीवियस सीरीज सॉल्व पेपर का रूप में। साथ ही अगर दूसरा बुक लेना चाहे, इसका एक स्टडी गाइड करके भी आता है, स्टडी गाइड बुक है यही एग्जाम कार्ड का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जिसमें काफ़ी बेसिक से आपको बताएगा बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें तो एक है चैप्टर वाइज वाला भी आप दे सकते हैं। स्टडी गाइड अगर नहीं भी दो तो चल सकता है, लेकिन आपको चैप्टर गाइड लेना चाहिए। चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है उसमें 3300 प्लस प्रश्न है, पिछले वर्ष के जो एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है उन्होंने कवर किया है। 3300 प्लस क्वेश्चन है, उसमें आप ले सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको जोन सी भी चाहिए, जोन सी बुक लेनी चाहिए, आपको जरूरत लग रहा है तो आप बाय कीजिए एटलीस्ट। लेकिन आपको ये बोलूँगा कि आप ये वाला जो बुक है ना सॉल्व पेपर वाला, 20 सॉल्व प्रैक्टिस से सर और 12 ये सॉल्व पेपर जो है वो चीज़ें आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना दोस्तों, आपका स्पीड बना रहेगा एग्जाम में, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली जो बुक है वो जरूर लें, और अगर पॉसिबल हो तो 3300 प्लस वाला भी बुक ले लीजिए। इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज है, सॉल्व करोगे आपको एक पैटर्न का तरीका पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है। आपको जरूरत लग रहा है तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट कर देना जैसा भी आपको सेशन लगा हो। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।